विकी कुमार, आप सबको मेरे इस चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत है। तो आज आइए क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 10 होगा और ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कारण है कि 70 नंबर में देखा जाए तो 15 नंबर का वेटेज ये चैप्टर रखता है। तो देखिए बारी बारी से अल्टरनेटिंग चैप्टर। तो आइए पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का हम लोगों का क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। ये अगर देखा जाए तो एबीसी बुक के अनुसार कि कौन सा चैप्टर है तो क्लास 12 के लिए हम लोग का, 10th के लिए नहीं है। क्लास 12 के लिए ये वाला वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू 12 के लिए, 10 के लिए नहीं। और ये हम लोग का चैप्टर कौन सा है तो C10 यानी चैप्टर नंबर 10 है। क्लियर? यानी चैप्टर 10 का क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा और ये क्लास 12 के लिए। ठीक है, आइए बारी बारी से प्रत्यावर्ती धारा को देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का ही नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। तो इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। आप लोगों के घर पे जो करंट आता है उस करंट का क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसी करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। उस करंट का क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा। बता भी दिए। चलिए आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। यहाँ देख ले, चलिए इमेज में देखो इशारा का सारा जो चित्र दिखाया गया कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा का चित्र दिखाया गया। एक्चुअल में जो करंट आता है उसके अंदर तो घुस कर देख नहीं सकते, तो यहाँ आप लोगों को डायग्राम के अनुसार दिखाया गया। अगर जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो कौन सा? साइन कर्व बनाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में साइन कर्व कैसा होता है। चलिए एक धारा को निकाल देते, चलिए इसी को निकाल देते। किसी का लोगो लगा, बायजूस का नहीं निकालते इसको। एसी स्रोत, चलिए लगा। चलो देखो यहाँ इस यंत्र द्वारा आप लोग एसी को समझा रहे हैं। इसमें क्या है आप लोगों को ये मालूम है कि ये हम लोगों का बल्ब है। ये क्या हम लोगों का? बल्ब है। और यहाँ जो ये डायग्राम बना है किसका डायग्राम बना है? तो प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम बना है। प्रत्यावर्ती धारा। और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? एसी स्रोत बोलते हैं। एसी स्रोत से क्या सर्किट में करंट जाएगी। यहाँ का लिखा है करंट, इसका हिंदी होता है धारा। ठीक है, करंट जाएगी और लोड के रूप में कौन है? हम लोग का बल्ब है। अब देखो ये जाएगी तो कैसे जाएगी? देखो यहाँ ग्राफ के फॉर्म में बताया गया कि जो एसी कौन जाएगी? वेव के फॉर्म में जाएगी। वेव के फॉर्म का मतलब यहाँ इस देखो यहाँ दिखाया गया लाइन से, लाइन में क्या दिखाया गया? यहाँ एक्स इसमें समय को बताया गया और इसमें धारा को बताया गया। यहाँ बोला जा रहा है जो हम लोगों का लोड यानी बल्ब में करंट जाएगी। करंट कितना जाएगी? तो एक बार धीरे धीरे उठेगी, धीरे धीरे उठकर कितना? करंट के मैक्सिमम मान तक जाएगी। करंट के मैक्सिमम मान को क्या बोलेंगे? आई नॉट बोलेंगे। यहां तक पहुंचेगी, फिर क्या होगी? जीरो हो जाएगी। फिर जीरो हो जाएगी, फिर नीचे माइनस में जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी करंट ऐसे ही मूव करेगा। पहले मान लीजिए तो जीरो एम्पियर होगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा, फिर 2 एम्पियर हो जाएगा, फिर कितना? 3 एम्पियर हो जाएगा, फिर 4 एम्पियर हो जाएगा, फिर कितना? 5 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे करंट हम लोगों का मूव करेगा। ऐसे करंट क्या करेगा? मूव करेगा। और इसी में एक होगा कौन? कोई ना कोई करंट का मैक्सिमम मान। हो सकता है कि 5 एम्पियर पर ही फिर से हम लोग का रिटर्न आने लगे। 5 एम्पियर से फिर क्या आएगी? 4 एम्पियर, फिर क्या आएगी? 3 एम्पियर, फिर क्या आएगी? 2 एम्पियर, फिर क्या आएगी? 1 एम्पियर, फिर क्या होगी? 0 एम्पियर। और फिर अब ऋणात्मक में भागेगी। ऋणात्मक में कैसे भागेगी? तो हम लोग -1 एम्पियर, फिर -2 एम्पियर, -3 एम्पियर, फिर -4 एम्पियर, -5 एम्पियर, फिर यहां से घटना स्टार्ट होगी। तो करंट ऐसे ही फ्लक्चुएट करेगा। किसमें? तो बल्ब में। क्लियर हुआ? और किस करंट की बात कर रहे हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं। आइए इसका आप डिफिनेशन जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसी धारा जिसका मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। जिसका मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। और दिशा भी देख ले, दिशा कब प्लस में है तो कभी माइनस में है। तो क्या दिशा भी बदलता है? ये दिख रहा है, कभी प्लस में है
कभी प्लस में है तो कभी माइनस में, कभी प्लस में है तो कभी माइनस में, कभी प्लस में है तो कभी माइनस में, यानी दिशा हमेशा बदलता रहता है। तो आइए डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं कि डिफिनेशन होता क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा कोई भी पूछे तो क्या बोलेंगे, वैसी धारा, वैसी धारा जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान एवं दिशा, एवं दिशा क्या होता है, परिवर्तित, परिवर्तित परिवर्तित होता रहता है। उस धारा को क्या बोलते हैं लोग, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डिफिनेशन लिख दी, यहाँ चित्र के फॉर्म में समझा दी कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है। अगर आप बल्ब जला रहे हैं तो इस बल्ब में क्या होगा, धारा फ्लक्चुएट करेगा, क्या हो गया, धारा फ्लक्चुएट करेगा, कभी पीक पर जाएगा फिर जीरो होगा, फिर माइनस में जाएगा फिर जीरो होगा। तो यहाँ धारा फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ चित्र के माध्यम से समझा दी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा समझ में हो। अब आप लोगों को ये कैसे उत्पत्ति होता है, यानी बनता कैसे, कौन, तो प्रत्यावर्ती धारा। आइए इसको समझाते हैं। आइए उत्पत्ति के लिए भी एक चित्र बना लेते हैं। अब देखो इसको सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं, सिर्फ, ठीक है, ऊपर कर ली। चलिए आप प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, यानी दूसरे स्लाइड के द्वारा आप लोग क्या बताने जा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होता है। तो उत्पत्ति के लिए कोई चित्र ले लेते हैं, कौन सा चित्र आप लोग को बताएगा कि उत्पत्ति। चलिए इसी चित्र को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए चित्र उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। इस स्लाइड के द्वारा आप लोग को क्या बताने जा रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की, हेडिंग डाल लीजिए प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, यानी प्रत्यावर्ती धारा बनता कैसे है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनता है। तो आइए तो हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा अगर बनाना है तो आप लोग क्या कीजिए, एक साइड नॉर्थ को रखिए, दूसरे साइड किसको रखिए, तो साउथ को रखिए। नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक साइड रखेंगे और एक साइड क्या करेंगे, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को रखेंगे। और ये बनता है कैसे, तो नाल चुंबक को लेकर बनाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव, इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रखेंगे। और बीच में क्या रख देंगे, कुंडली को रख देंगे। कुंडली कैसा, मान लेते हैं आप लोगों ने कुंडली को लपेटना है, लेकिन कैसा, आयताकार फॉर्म में। आयताकार कैसे लिपटा जाएगा, तो पहले से ही छड़ का क्रूड बना ले, मतलब लोहे का क्रूड बना लेंगे और उसी पर तार को लपेट देंगे, जो आकृति बनता है उसको आर्मेचर बोलते हैं। यानी दिख रहा है ना ये लाल कलर और ब्लू कलर का, इसका नाम होता है आर्मेचर। क्या नाम होता है, आर्मेचर। और ये जो चित्र है ये किसका चित्र है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र है। इसको हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लोग, डायनेमो। कोई बोलेगा डायनेमो किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युतीय यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। क्लियर, ये दिख रहा है लाइनें, ये लाइनें किसको प्रदर्शित कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर हुआ। अब देखो यहां आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ छोटा छोटा आकृति दिख रही है, ये हम लोगों का ब्रश है, ये क्या है, तो ब्रश है। और ये वाला हम लोगों का क्या है, पुली बोल सकते हैं, कार्बन ब्रश, चाहे स्प्रिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, उसके साइड में लगा होता है। और ये जब घूमता है तो आप लोगों को पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं कि घूमता है तो फराडे क्या बताते हैं, फराडे अपने दूसरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में किस में परिवर्तन होता है, आर्मेचर में। और परिवर्तन होता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो फराडे के सेकंड समझ में आया चित्र में।
चित्र में यहाँ N क्या है, उत्तरी ध्रुव है, S क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये लाइनें क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और ये जो बीच में आकृति बना है उसका क्या नाम है, आर्मेचर नाम है। ये दो जो दिख रहा है आप लोगों को संतरे कलर का, ये हम लोग का स्प्रिंग है, और इसके बगल में एक दिख रहा होगा काले रंग का, ये हम लोग का ब्रश है। चित्र बनाकर भी बता देते हैं, डायनेमो जब बनाएंगे उसकी कार्यविधि सब चीज बताएंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्यवर्ती धारा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं कि प्रत्यवर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होता है। तो अगर वो कोई बोलेगा प्रत्यवर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होता है, तो एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में चाहे ये भी बोल सकते हैं लोग कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को क्या, यहां से दिख रहा है ना, इसकी एक लाइन या दिख रहा है एक लाइन, इसको हम लोग क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। रोटेट कर देंगे यानी कोणीय वेग से घुमा देंगे, ओमेगा कोणीय वेग से घुमा देंगे। कोणीय वेग से घुमा देंगे तो क्या फाई का मान बदलेगा, कौन से फाई का मान बदलेगा, फाई वी का मान बदलेगा। तो फाई वी का मान लगातार बदलेगा, लगातार बदलेगा तो इसमें क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर कोई पूछ रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो क्या बताएंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कोणीय वेग से घूमता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसका मान होता है, यानी उस विद्युत वाहक बल का मान होता है, निकालने के लिए निकाल सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। चलिए अगले स्लाइड में बताते हैं, यहाँ ऊपर कर देना। चलिए अब यहां हम बोल रहे हैं कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, तो फराडे के दूसरे नियम से। फराडे का दूसरा नियम क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और फाई यहाँ बी है, फाई बी यानी चुंबकीय फ्लक्स। फाई बी कैसे निकलता है, तो बी हो, पहले फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या कितनी है, अगर n है तो n लिखेंगे, अगर इसमें एक दिखाई देगा तो एक लिख देंगे। n होगा, b होगा, a होगा और cos थीटा होगा, cos थीटा होगा। नीचे साइड कौन होगा, dt होगा, नीचे साइड कौन होगा, dt होगा। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष, सॉरी यहाँ ओमेगा टी, मतलब थीटा का काम कौन कर रहा है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटा टी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं लो थीटा इक्वल टू, तो E बराबर E बराबर माइनस डी, एन के जगह एन, बी के जगह बी, ए के जगह ए, कॉस, और थीटा के जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। और इस पूरे के पूरे फंक्शन को टी के सापेक्ष क्या कर देंगे हम लोग, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने के बाद जो प्राप्त हो रही है, देखिए इसमें से एन बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और डी, और नीचे साइड कौन बचेगा, डी टी, और बगल में कौन है, कॉस ओमेगा टी। ठीक ठाक, कॉस ओमेगा टी। अब इसका आप लोग जानते हैं कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, अवकलन, तो होता है माइनस साइन, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ एन और यहाँ बी, और उसके बाद ए, और इसका तो हो गया क्या, साइन ओमेगा टी। अब आप लोग इस चैप्टर में इस टर्म को, और यहाँ होगा ओमेगा टी का, फिर से अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और सजा देते हैं, ई बराबर एन है, बी है, ए है, और ओमेगा, उसके बगल में कौन है, साइन ओमेगा टी है। और इस पूरे टर्म को इस चैप्टर में ई नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ई नॉट बोलेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। यही हुआ आप लोग का प्रत्यवर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद धारा तो निकालने का ओम का नियम हमारे पास है, ये V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बट्टा आर, और V का काम कौन कर रहा है, V का मान कितना, ई नॉट बट्टा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और किससे डिवाइड कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो आ जाएगा प्रत्यवर्ती धारा का मान कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये भी फंक्शन यही बता रहा है कि देखो धारा क्या है, परिवर्तित है, यानी टी बदलिएगा तो धारा भी बदलेगा, यहाँ भी टी बदलिएगा तो विद्युत वाहक बल भी बदलेगा। तो यहाँ छोटा कर दे रहा है, और आप लोग नोट कर लीजिए, क्या नोट करेंगे लोग, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। कैसे, ही अगर चित्र आप लोगों से बन जाए तो बना लीजिएगा, नेक्स्ट लाइन में हम चित्र जरूर बनाकर दिखाएंगे। चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दो चुंबक बना लेंगे, बीच में आर्मेचर बना लेंगे। चलिए एक शॉर्टकट चित्र बनाकर दिखा देते हैं कि आप लोगों का चित्र आप लोगों की बुक में कैसे दिखेगा। चलिए, तो यहाँ आप लोग एक चुंबक यहाँ ऐसे बना लीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा एन, फिर इसके बगल में क्या रखिएगा, एस रखिएगा, और आर्मेचर की डिजाइनिंग ऐसे कर लीजिएगा, और यहाँ से कुंडली को निकाल दीजिएगा, और यहाँ ब्रश को लगा, मतलब स्प्रिंग को लगा दीजिएगा, और बगल में ब्रश को लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी स्प्रिंग को लगा दीजिए, यहाँ ब्रश को लगा दीजिएगा, यहाँ ब्रश को लगा दीजिए,
फिर यह दोनों को कर बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दीजिएगा, बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दीजिएगा। और ये वाला अक्ष ये दिख रहा है ना छोटी छोटी लाइन, ये क्या होगा, इस आर्मेचर का अक्ष होगा, इसी के अबाउट ई रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये वाला चित्र का यहाँ हम दिखा दिए। क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ हम किसका किसका मान बता दिए, ई का मान कितना होता है, आई का मान कितना होता है, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। तो आइए नेक्स्ट लाइन में बता रहे प्रत्यावर्ती धारा के। चलिए अब आप लोगों को हेडिंग डालकर ये लिखिए प्रत्यावर्ती धारा के मान। आप जो आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा के मान कितना होता है, आई बराबर, अभी तुरंत लिखे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कोई पूछेगा इसमें से आई नॉट क्या है, तो हम लिखेंगे जहां आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। इसको एक और नाम से जानेंगे शिखर मान, या क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयाम। ठीक है, अब कोई बोलेगा धारा के शिखर मान या आयाम किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा, इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, धारा के महत्तम मान को, धारा के महत्तम मान को, महत्तम मान को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। देखो आयाम का डिफिनेशन आप लोगों को 11th में भी मिला होगा, आयाम किसे कहते हैं, वहां एसएचएम में मिला होगा। चलिए अब बारी आता है इसका, फिर एक और चीज था प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, प्रत्यावर्ती, और ये सब चीज तात्क्षणिक है, औसत नहीं है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान। चलो लिख देते, तात्क्षणिक ही लिख देते, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा तात्क्षणिक, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता, वोल्टता का मान कितना, ई बराबर, अभी तुरंत लिखा ई बराबर क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें भी पूछा जाएगा जहां ई नॉट क्या है, ई नॉट हम लोगों का है वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहां। चलिए तो क्लियर हुआ। अब यहाँ एक बात छूट गया था कि ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को बता देते ओमेगा क्या है। तो ओमेगा का इस चैप्टर में हम लोग नाम बोलेंगे कोणीय आवृत्ति। क्या नाम बोलेंगे, कोणीय आवृत्ति। लेकिन हमने जितना सर्च और रिसर्च किया, यहाँ कोणीय आवृत्ति अभी हमको कभी नहीं मिला, कोणीय आवृत्ति नहीं मिला। इसी का हम लोगों को एक सेकेंड नाम मिला, क्या, कोणीय वेग। और कोणीय वेग हमको लगता है कि कोणीय वेग ही क्या है, लगता है क्या, यही है कोणीय वेग क्या है, कोणीय आवृत्ति। क्योंकि कोणीय वेग का भी सिंबल ओमेगा होता है और फॉर्मूला होता है डी बाई टी, और इसको इसी को मानकर यहाँ फॉर्मूला बना दिया जाता है कि ओमेगा का भी सूत्र क्या होता है, डी थीटा बटा टी। यानी अगर कोई बोलेगा कोणीय आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा बटा टी होता है, थीटा बटा टी होता है। बारी बारी से हम स्लाइड बनाते जा रहे हैं, ऊपर करते जा रहे हैं। आप लोगों को एक मर्ज में हम कर पीडीएफ के रूप में दे देंगे, समझ में तो आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ हमने हेडिंग डालकर अभी बता दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बता रहे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को हम क्या बताए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसमें ई नॉट की चर्चा की, ई नॉट क्या है, वोल्टता का शिखर मान है, या बोल सकते हैं आयाम है। और आयाम पूछेगा किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, तो क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता के महत्तम मान को ही आयाम कहते हैं। अब इसमें कोई ओमेगा पूछेगा तो ओमेगा का बोलेंगे कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग दोनों सेम चीज है। ठीक है, फिर यहाँ ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा बटा टी। अब आप लोगों से अगर मान लीजिए यही धारा है, चलिए धारे पर समझाते हैं क्योंकि आप लोग दो धारा पढ़ रहे हैं। अगर एक चक्कर पूरा कर रहा है, अब इससे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ समझते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई सदिश है और वृत्तीय पथ पर क्या एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो केंद्र पर कितना एंगल का कोण बनाता है, आप लोगों को मालूम है 2 पाई का कोण बनाता है। यानी एक चक्कर के लिए हम किसका कोणीय आवृत्ति का मान बता रहे हैं कि 2 पाई तो हो जाता है हम लोगों का, और नीचे साइड क्या हो जाता है, टी हो जाता है नीचे साइड। यानी एक चक्कर अगर कोई चीज मूव कर लेता है तो एंगल कितना निर्माण करता है, तो 2 पाई का निर्माण करता है। और कितने समय में, तो स्मॉल टी ना बोलकर हम बोल रहे हैं कैपिटल टी।
कैपिटल टी यहाँ इसलिए बोल दे रहे हैं कि टोटल समय यानी एक चक्कर के जो समय है उसको हम कैपिटल टी बोल दे रहे हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फ्रीक्वेंसी नाम का टर्म, एफ बराबर होता है 1/1/टी यानी आवृत्ति, खाली आवृत्ति, हम कोणीय आवृत्ति की बात नहीं करें। अगर आवृत्ति कोई पूछेगा आवृत्ति किसे कहते हैं तो घूर्णनों की संख्या यानी प्रति सेकंड घूर्णनों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो 1/t इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एफ होता है। तो यहाँ से आवृत्ति का सूत्र क्या उत्पत्ति हो जाएगा, 2 पाई 1/t को हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। अब कोई पूछेगा एफ क्या है तो एफ है आवृत्ति, एफ क्या है, आवृत्ति है। अब देखो यहाँ चीज एक चीज और आ सकती है, क्लियर। तो हम लोग ओमेगा के बारे में जिक्र कर दिया, नोट कर सकते हैं। अब आते हैं, चलो 1/t ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इक्वल टू आवृत्ति, और एफ क्या है 1/t। अगर कोई आपसे पूछ दे रहा है कि आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, इससे जानने से पहले कोणीय आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, क्योंकि कभी एसआई मात्रक के रूप में भी आ जा सकता है। तो थीटा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी हम पहले लिख देते हैं कोणीय आवृत्ति का एसआई मात्रक, कोणीय आवृत्ति का एसआई मात्रक, कोणीय आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए डिफिनेशन लिख दिया जाए कोणीय आवृत्ति, चलो हेडिंग डालिए डिफिनेशन कि कोणीय आवृत्ति क्या है। कोणीय आवृत्ति, अभी हम जिसकी जिक्र कर रहे हैं कोणीय आवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे डिफिनेशन बनेगा, तो डिफिनेशन बनाने के लिए इसका सूत्र देख लेंगे, सूत्र के आधार पर इसका डिफिनेशन बन जाता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ डेल्टा थीटा होता है और यहाँ होता है dt, यहाँ कौन होता है डेल्टा थीटा बटा dt, और डेल्टा थीटा का स्थिति में परिवर्तन के दर को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रत्यवर्ती धारा के, अब यहाँ प्रत्यवर्ती धारा पढ़ रहे तो उसी की कोणीय आवृत्ति बता देते हैं। प्रत्यवर्ती धारा के क्या स्थिति में परिवर्तन, परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। अब यहां लिख लीजिएगा ये डिफिनेशन की, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिवर्तन के दर को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। यहाँ इसका सूत्र लिख दिए ओमेगा इक्वल टू क्या डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। अगर यहाँ कोई पूछ रहा है ओमेगा का एसआई मात्रक तो क्या बताएंगे, ओमेगा का एसआई मात्रक ऊपर होता है थीटा, थीटा का एसआई मात्रक होता है रेडियन, और नीचे समय तो उसका होता है सेकंड, उसका क्या होता है सेकंड होता है। तो रेडियन प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक। इसका अगर कोई आपसे बीमा पूछ रहा है कि ओमेगा का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे, ऊपर से टी के पावर -1 चढ़ा देंगे, क्योंकि रेडियन का कोई एसआई मात्रक होता नहीं है। अब देखो नोट डालकर ये बात जरूर लिख लीजिएगा, इसी टर्म को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, इसे कोणीय वेग भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए मिटा दे। अब आते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति ऊपर कर देते हैं, आवृत्ति के बारे में चर्चा करें, आवृत्ति किसे कहते हैं। क्या आवृत्ति देखना चाहते हैं चित्र में, तो चलिए आवृत्ति को दिखाते हैं चित्र में होता क्या है। बहुत आवृत्ति आ जाएगी, बहुत जगह आप लोग आवृत्ति देखे होंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, चलिए फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं स्लाइड में, सर्च इमेज पे फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए फ्रीक्वेंसी बहुत सारे चित्र में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है घूर्णनों की संख्या, हम बता दिए घूर्णनों की संख्या। चलिए किसी कोई अगर नाच रहा है तो उसको दिखा देते हैं घूर्णनों की संख्या में। कोई वस्तु नाच रही होगी तो उसी को बता देंगे, बहुत कम में फ्रीक्वेंसी डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, समझ में, OBJECT, ऑब्जेक्ट देखो
कोई आया फ्रीक्वेंसी? चलो, उतना मजेदार चित्र आ नहीं रहा है कि आप लोगों को देखकर समझा दे कि आवृत्ति क्या होता है। इसमें तो सब ग्राफ के फॉर्म में थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आएगा, ग्राफ से भी समझा सकते थे। एक चक्कर में अगर मान लीजिए एक चक्कर में कितना लग रहा है, अगर आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर 1/t। अगर मान लो आप लोगों का 10 सेकंड समय कितना दे रहे हैं, 10 सेकंड, चक्कर कितना हो जा रहा है 100, तो हम क्या बोलेंगे 100/10, यानी देखा जाए तो 10 चक्कर प्रति सेकंड, 10 चक्कर का प्रति सेकंड है। इसे क्या बोलते हैं, जैसे हम ही नाच जाए, हम ही मान लो ये इंसान है, ई अपना ई इसका अक्ष है, इसके अबाउट ई, इसको समय दिए 10 सेकंड, और 10 सेकंड में कौ चक्कर लगा लिया 100, 10 सेकंड में कौ चक्कर लगा लिया 100 चक्कर, 100 चक्कर। तो इस इंसान की आवृत्ति कितना हो जाएगी 10 सीपीएस हो जाएगी, 10 सीपीएस। सीपीएस को क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड, यानी 10 चक्कर प्रति सेकंड में लगा रहा है। कौन है ये आदमी, तो आदमी की आवृत्ति निकल गई एफ का मान। तो क्लियर हुआ, आवृत्ति किसे कहते हैं, किसी वस्तु की घूर्णन की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। चलिए मिटा देते हैं इस चीज को कि आवृत्ति किसे कहते हैं। चलिए अब आवृत्ति का डिफिनेशन लिख लीजिए कि आवृत्ति होता क्या है। तो किसी वस्तु की, अब यहाँ प्रत्यवर्ती धारा है तो उसी का लिख देते हैं, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड प्रत्यवर्ती, प्रत्यावर्ती धारा की घूर्णन की संख्या, धारा की घूर्णन की संख्या, घूर्णन की। अब घूर्णन को क्या बोलते हैं, अब मान लो कोई नाच रहा है तो एक चक्कर पूरा करता है तब ना कहते हैं एक चक्कर घूम लिया, तो उसी को घूर्णन की संख्या को, संख्या को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। देखो आवृत्ति बहुत टर्म बहुत के लिए डिफाइन है, यहाँ हम लोग इस चैप्टर के थ्रू आवृत्ति को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा होता है मेरी आवृत्ति को डिफाइन किया जाए तो ऐसे ही आवृत्ति को डिफाइन होता है। आवृत्ति सीख गए लो, क्या क्या सीखे, ओमेगा सीख गए, या छोटा करके देख लेते क्या क्या देखा जाए तो प्रत्यवर्ती धारा का मान निकालना सीखे, प्रत्यवर्ती वोल्टा का मान निकालना सीखे, कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं वो सीख गए, उसके बाद आवृत्ति सीख गए। अब आइए प्रत्यवर्ती धारा के बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा होता क्या। तो यहाँ हम लोगों ने तात्क्षणिक मान, कोई पूछेगा आप लोग से कि प्रत्यवर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है, तो I0 sin ओमेगा टी। क्लियर, उसमें आने वाले सभी पदों को जान गए। यानी दो बातें अभी क्लास के आप लोगों को बताए कि प्रत्यवर्ती धारा होता है क्या और प्रत्यवर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है, और उसमें आने वाले सभी टर्मों के बारे में बता दिए। अब देखो आप लोगों को प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान दिखा रहे हैं कि प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ AVRA जी, एवरेज वैल्यू, वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, AC। चलिए अब जो इसके बारे में AC, ए और सी। चलिए देखिए आ जाएगा एवरेज वैल्यू AC का। देखो यहाँ डेरिवेशन भी कर बताया गया कि एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन क्या होता है, हम खुद कर दिखाएंगे लेकिन अभी बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ से एक चित्र को ले रहे, किसी का नहीं ना, नहीं है। अब एक और ले रहे, चलो ये पीरियोडिक से समझ में आ जाए, अभी इसको यहीं पर रखते हैं। चल बहुत सारा स्लाइड मेरे पास है, देख। अब
कोई दूसरे दूसरे टीचर का देखकर उपयोग तो कर रहे हैं, ऐसा है कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा समझ में भी आ जाए कि आप क्या बात बोल रहे हैं। फिर इस चीज को हम खुद बनाकर दिखाएंगे क्या बोल रहे हैं। देखो मीन और एवरेज दोनों का मतलब होता है हिंदी में औसत, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ अल्टरनेटिंग करंट यहाँ बनाएगा, इस चित्र से थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगी। इसको जूम आउट कर ले, हटा देते हैं इसको, चलो इसको जूम आउट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइन वही दिया, इस एसएचएम का समीकरण आ गया है ग्राफ, लेकिन वो दोनों सेम का होता है, अल्टरनेटिंग और एसएचएम दोनों का सेम होता है। चलिए यहाँ से एसएचएम भी सीख जाएंगे आप लोग, हम लोगों को तो ग्राफ को बताना है। देखो अब यहाँ एक लाइन दिख रही है, इस लाइन को आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष कहते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं लोग, एक्स अक्ष, दिख रहा है, सॉरी वाई अक्ष। और यहाँ एक वैल्यू दिया है जिसका मान कितना +1, यहाँ एक वैल्यू दिया है जिसका मान कितना -1। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक और चीज बनाकर बताया गया, इसका आप लोग क्या, इस अक्ष का नाम क्या है, आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष। इसमें क्या किस चीज को बताया जा रहा है, तो यहाँ बताया जा रहा है ओमेगा को बताया जा रहा है। तो ये वाला ग्राफ हम लोगों का किसका दे दिया है, एसएचएम का दे दिया। हम लोगों को तो प्रत्यावर्ती धारा का समझना है, तो ये ग्राफ अगर समझते हैं तो इसके एम्पलीट्यूड ये देखा जाए तो सरल हार्मोनिक मोशन का आ गया, सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति का, इस सरल आवर्त गति का क्या है, साइन साइन का ग्राफ है, जया ग्राफ आ गया। तो इसे आप लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि क्लास 11 का, हम लोगों से क्या तुलना है, हम लोग तो अल्टरनेटिंग समझने वाले कि अल्टरनेटिंग होता क्या। तो आइए इससे समझते हैं, इस ग्राफ से समझते हैं। चलिए इस ग्राफ में दिखा है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ दो वैल्यू दिया, ये यहाँ दिया ना शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, चलिए जूम आउट करिए, शॉर्ट फॉर्म में दिया आई एवरेज, आई एवरेज यहाँ आई एवरेज, लेकिन ई किस चक्र में दिया, अर्ध चक्र में, अर्ध चक्र में आई एवरेज का वैल्यू कितना है 0.636। और यहाँ दिखा आई मीन का मतलब है आई डॉट, आई नॉट अभी लिखे ना धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, और 0.636 से गुना कर देंगे तो जो आता है क्या, अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का क्या आता है, औसत मान आता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आता है। देखिए अब यहाँ दिख रहा है आप लोगों को एक अक्ष, इस अक्ष का आप लोग क्या नाम देते हैं, इस अक्ष का नाम है आप लोग जानते हैं लोग कि वाई अक्ष। वाई अक्ष पर किसको बताया जा रहा है, करंट को, और इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर किसको बताया जा रहा है, तो समय को बताया जा रहा है। और देखो आधा चक्र में, यानी अगर देखा जाए तो t/2 में, कितना t/2 में धारा का मान किस में, प्लस में, और आधा चक्र में धारा का मान किस में, माइनस में। तो दोनों का अगर ऐड करें, अगर मान लीजिए इस धारा का, यहाँ का अगर धारा का मान कितना है आई नॉट है, और यहाँ धारा का मान कितना है -I0, दोनों को ऐड करेंगे तो धारा का औसत मान कितना आएगा, पूरे चक्र की बात करें, इस समय को आप लोग जानते हैं टी बोलते हैं, बताएंगे ये सब टी कैसे है। चलिए पहले इस ग्राफ को डिस्कशन करते हैं, आखिर में ग्राफ आया कैसे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ग्राफ आया कैसे। तो हेडिंग डालिए कि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, व्हाइट से लिखते प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, यानी इस स्लाइड के अनुसार, इस टर्म के अनुसार आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं क्या प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ क्या होता है और कैसे बनता है। चलिए तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ दो तरीके से बनता है, वोल्टा समय का ग्राफ और धारा और समय का ग्राफ। तो आइए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ भी यहाँ देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, उसके बाद हम खुद बना देंगे वहां पे। देखिए लिख देते हैं ग्राफ, ग्राफ ग्राफ ऑफ एसी, ऑफ एसी, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ए और सी। देखते हैं आगे आता है कि नहीं, हाँ आ गया। चलिए इससे समझाना हमको आसान हो जाएगा। चलिए इसको ले लेते हैं, चलिए इसी से समझ में आ जाएगा।
अब आप लोगों ने जाना होगा कभी भी ग्राफ बनाया जाता है तो कितने अक्षों की जरूरत पड़ती है, 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है, और अक्ष की तो जरूरत पड़ जाएगी, उसके बाद समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो प्रत्यवर्ती धारा का ग्राफ बनाना है, लेकिन इसका दूगो स्थिति रहेगा, स्थिति का होगा दूगो। पहली स्थिति का नाम होगा कौन सा, AC यानी प्रत्यवर्ती धारा एवं समय का ग्राफ, समय का ग्राफ, समय का ग्राफ, ठीक था। अब देखो समय का ग्राफ, तो आप लोग यहाँ का वैल्यू अगर आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं लोग, मूल बिंदु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, और इस पर अगर समय का मान पूछा जाए तो 0 होता है, यानी इस बिंदु पर समय का मान कितना होता है, समय t इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। और इस बिंदु पर अगर पूछा जाए करंट और वोल्टेज का मान कितना, अभी करंट की बात करते हैं, वोल्टेज की बात बाद में करेंगे। आप लोगों को ये जानकारी पहले दे देते हैं कि इस y अक्ष पर ही हम दोनों का मान बताएंगे, करंट का भी मान बताएंगे और वोल्टेज का भी मान बताएंगे। लेकिन अभी हमने हेडिंग में क्या दे दिया, एसीओ यानी प्रत्यवर्ती धारा और समय का ग्राफ, तो अभी करंट पर फोकस कीजिएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू आ रहा है, पीक वैल्यू आ रहा है ना, पीक वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर पीक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं महत्तम मान। महत्तम मान का सिंबल क्या बनाया गया, आई डॉट बनाया गया। 21 समय पर आता है, तो समय का मान जब कितना हो, समय का मान जब कितना हो, t/4 हो, t/4 हो, समय का मान t/4 हो, तो धारा का मान कितना होता है, आई नॉट। अब आइए यहां समझाते हैं कैसे। आप लोग जानते हैं कि आई निकालने का सूत्र क्या होता है, तात्क्षणिक धारा निकालने का सूत्र क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अगर इसको परिवर्तित रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट, और पूरे के पूरे चक्र के लिए हम लोग जानते हैं, एक चक्र के लिए ओमेगा का मान कितना होता है, 2π/t। अभी भी तुरंत लिखा है, और बगल में कौन मौजूद है, टी है। अब देखो टी का मतलब है परिवर्तित धारा, और इस ओमेगा का मतलब एक चक्र में पूरा का पूरा ओमेगा का मान है। और चलिए टी का मान कितना रख दीजिए, टी का मान रख दीजिए t/4। अगर जब टी का मान t/4 होता है तो आई का मान कितना होता है, तो आइए टी का मान कितना रखकर, टी का मान t/4 रख कर देखते हैं आई का मान कितना आता है। तो आई का मान जब निकालिएगा तो आई नॉट, फिर यहाँ साइन, फिर यहाँ 2π की जगह 2π, या नीचे टी की जगह टी, और टी की जगह क्या लिख देना, t/4 लिख देना। t/4 से t/4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 कैंसिल, 2 बार में हो जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा, π/2। आप सबको मालूम है साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 1 में क्या, आई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई नॉट ही आ जाएगा। यानी t/4 पर आई का मान कितना होता है, आई नॉट होता है। यानी जब समय t/4 होता है तो आई का मान कितना हो जाता है, आई नॉट हो जाता है। फिर आप लोगों को बता दें कि यहां पर समय, यहां समय होता, इस समय को बोलते हैं t/2, यहाँ क्या बोलते हैं, इस समय को t/2, ब्लैक से लिखते हैं व्हाइट पे, t/2। जब समय का मान कितना होता है, t/2, तब हम लोग देख रहे हैं आई का मान कितना होता है। तो कैसे निकालेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आइए इस समीकरण में पुट कर दिखाते हैं स्थिति नंबर 2 में। स्थिति नंबर 2 में क्या हो, t इक्वल टू कब क्या हो, t/2, देन आई का मान, तो रख कर देख लीजिए आई का मान कितना आता है, आई नॉट साइन कितना है 2π, और नीचे साइड t। अब बगल में कौन है, स्मॉल टी की जगह क्या रखना है हम लोगों को, स्मॉल टी की जगह रखना है t/2। क्या रखना है, t/2। t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बचेगा, क्लियर। तो i बराबर क्या बचा, आई नॉट, और बगल में है साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, तो आप सबको मालूम है कि 0 होता है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में, क्लास 11th में और 12th में पढ़ा होगा, साइन n पाई कितना वैल्यू प्रदान करता है, तो 0 प्रदान करता है। तो वही बात हुआ, n का मान अगर रख कर देख लीजिए, 1 पुट कीजिएगा तो साइन कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो आइए अगर 0 वैल्यू रखिएगा तो क्या बचेगा, आई नॉट यहाँ है और यहाँ 0 हो जाएगा। अब जानते हैं किसी भी संख्या से और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है, तो 0 आता है, क्लियर हुआ। तो यानी जब समय का मान t/2 होता है तो धारा का मान कितना हो जाता है, 0। और ये दिख रहा है ब्लू वाला ग्राफ, यही आप लोगों को बता रहा है कि अगर समय t/2 होता है तो धारा घटते घटते पुनः कहा जाती है, 0 हो जाती है। फिर आते हैं समय को बढ़ाते बढ़ाते समय यहाँ पर पहुंचाते हैं, और इस समय का मान, अब कोई बोलेगा सर आपको कैसे मालूम कि t/4 के बाद t/2 आएगा, तो आप हर अंतराल में t/4 को जोड़ते जाइएगा, t/4 और t/4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो t/2 आ जाएगा। ऐसे ही t/2 में कितना को जोड़ दीजिएगा, t/2
4 को, तो ऑटोमेटिक आप लोगों का कितना आ जाएगा 3t/4 आ जाएगा। यानी इस अंतराल की बात करें, यानी समझ में आएगा कैसे अगर अंतराल को निकालना है, किस अंतराल पर किस मान को निकालना है, तो अंतराल निकालने का एक तरीका है, t/4 जोड़ते जाइए। चलिए यहाँ इस मान को, ये वाला जो समय, इस समय को हम क्या बोलेंगे 3t/4, 3 ले लेते हैं ब्लैक, नहीं तो नहीं दिखेगा, 3t/4। अब देखो यहां पर एक वैल्यू आएगी, अब इस वैल्यू को ही निकालना है, यानी जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना सबसे मैक्सिमम, इस वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। चलो मार्कर सिलेक्ट नहीं किया, इस वैल्यू को निकालेंगे, यानी t/4 पर इसका मान कितना आएगा, t/4 पर, तो मान पुट कर लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि कितना आएगा। तो आप लोगों ने ग्राफ तो बहुत बार बनाया, ग्राफ में होता क्या, तो ग्राफ में आप सबको मान पुट करना होता है और दर्शा देना होता है, क्योंकि निर्देशांक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई बोले जाएगा मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या है, दोनों का, किसका, आई करंट का और समय का, तो कितना है 0,0,0 है। और इस समय पर यानी पहले x का मान पुट होता है, उसके बाद y का मान, t/4 पर i का मान कितना I0 है, यानी दूसरे वैल्यू पर दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिला। फिर t/2 पर करंट का मान कितना है, तो पुनः 0 है, कितना, ऐसे 3t/4 पर हम देखेंगे करंट का मान कितना आ रहा है। चलिए पुट कर दिखा देते हैं। चलिए समय को कितना कर देना है, t को कितना पुट कर देना है, 3t/4 रख देना, देखेंगे i का मान कितना हो जाता है। तो समीकरण आप लोगों को मालूम है, I0 sin ओमेगा, ओमेगा का मान कितना 2π/ओमेगा, और t का मान कितना, सॉरी ओमेगा नहीं t, 2π/t, और यहाँ 3t/4 काटिए, t से t उड़ गया और 2 से 4 उड़ गया, कितने बार में 2, और बचा क्या, ऊपर देखिएगा 3π/2 बचा है, कितना बचा है 3π/2, i बराबर I0 साइन 3π/2 बचा। आप लोग जानते हैं 3/2 यानी 270 डिग्री, 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री का मान कितना होता है, तो -1 होता है। उम्मीद करते हैं ये मान आप सबको याद होगा कि साइन 270 का मान कितना होता है, तो -1। तो आप लोग गुना कर देख लीजिए, आई का मान कितना आता है I0, और बगल में क्या -1, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई का मान कितना निकल कर आएगा -I0। यानी जब t का मान 3t/4 होता है, तो i का मान कितना आ जाता है I0 आ जाता है। तो यही बात बोल रहे हैं, जब t का मान कितना रखिएगा 3t/4, तो i का मान कितना प्रदान होगा, I0 प्रदान होगा। तो इस दोनों को निर्देशांक को लेकर ग्राफ में दिखा दीजिए। तो यानी समय जब 3t/4 होता है, तो धारा कितना होता है I0 होता है, क्या दिख रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाएगा, तो -I0 हो जाएगा, दिखाई दिया रहा। आप लोग जानते हैं ऊपर वाला प्लस को सूचित करता है और नीचे वाला माइनस को सूचित करता है, वाई अक्ष की बात की जाए, ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है माइनस होता है, दर्शा दिए। फिर समय को चलते चलते हमने कितना कर दिया, टी कर दिया, कितना कर दिया, बढ़ाते बढ़ाते टी बढ़ाकर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा समय समय कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। इस मान पर पुनः आप देखो, ग्राफ को देख रहे हैं आप, समझिए, अब हम नहीं निकाल कर दिखाएंगे। अब देखो टी के मान पर देखो ब्लू कलर कहाँ आ गया है, तो एक्स अक्ष पर आ गया, यानी धारा का मान 0 हो गया। ऐसे अगर मान लीजिए बीच में चलेंगे, तो टी बढ़ा दीजिएगा, टी में t/4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5t/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5t/4। इस पर फिर पुनः दिख रहा है कि ग्राफ क्या हुआ, मैक्सिमम मान पर चला गया, मैक्सिमम मान पर चला गया। फिर ब्लू कलर वाले को देखिए, जैसे जैसे घट रहा है, तो इस मान को क्या बोलेंगे, t/4 जोड़ दीजिएगा तो कितना 5t/4 प्लस t/4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6t/4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3t/2 आ जाएगा। यानी 3t/2 पर फिर से धारा कितना हो जाता है 0, फिर से t/4 जोड़ दीजिए, फिर से धारा यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ धारा को जोड़ दीजिए, यहाँ इस समय को बोलेंगे, इस समय को बोलेंगे हम लोग